डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है ये। तो हीट कैपेसिटी सिस्टम की होगी, और कैपेसिटी से जैसे हमें लग रहा है कि कुछ ना मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, क्षमता जिसको हम कह सकते हैं। तो बाय हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम वी मीन द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट, यानी हीट को एब्जॉर्ब करने की कितनी क्षमता है, वो हमारी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। एंड स्टोर एनर्जी, और इस हीट को जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा सिस्टम, तो उसको एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर कर सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कि बस हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, वो हीट कैपेसिटी कहलाती है। एज द सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट, और जैसे ही सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, इट गोज इनटू द काइनेटिक मोशन ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन द सिस्टम। तो वो जो हमारा सिस्टम होगा, जैसे ही वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो सिस्टम कोई ना कोई कंपाउंड होगा जिस पर कि हम काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होगा। तो जैसे ही वो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक मोशन में चली जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। ठीक है, तो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, सिस्टम के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। तो दिस इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये हमेशा से आप लोगों ने कभी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, कभी पहले भी, कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा टेम्परेचर के प्रपोर्शनल होती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो फिर इफ क्यू कैलोरीज इज द हीट एब्जॉर्ब बाय मास एम एंड द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम T1 टू T2। मान लीजिए हमारा कोई सिस्टम है जिसका मास है m, उसने जो हीट एब्जॉर्ब की वो है सपोज Q कैलोरीज, और उसका जो टेम्परेचर रेज हुआ, यानी बढ़ जो गया, पहले अगर T1 था और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसका टेम्परेचर T2 हो गया, तो जो हीट कैपेसिटी होगी उसको हम कैसे शो कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। तो ये फॉर्मूला होता है कि हीट कैपेसिटी को शो करने का। ठीक है, जहां पर सी को हम क्या बता रहे हैं, वो हीट कैपेसिटी है, और क्यू क्या हो गया, क्यू वो हीट एब्जॉर्ब जो उसने की है, एम यहाँ पर मास हो गया, और टेम्परेचर टी हो गया। तो दस हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय यूनिट मास इन रेजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक दे रखा होगा, उस पर जब कोई यूनिट मास अपना हीट को एब्जॉर्ब करेगा और 1 डिग्री से अपने टेम्परेचर को बढ़ा देगा, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो उसकी हीट कैपेसिटी है। कुल मिलाकर ये कि हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होगी। ठीक है, तो और उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर बता दिया है। और अगर हम मास को 1 मोल ले रहे हैं, तो मास की जगह अगर मैं 1 मोल लिख दूंगी, तो वन वन का तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन T2 माइनस T1। और T2 माइनस T1 क्या है, फाइनल में से हम इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी हमने लिख दिया, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये इसका हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर हम C को बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी से मतलब 1 मोल, सिस्टम का जो 1 मोल है उसकी जो कैपेसिटी है। तो मोलर हीट कैपेसिटी जहां पर हम 1 मोल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी हीट कैपेसिटी, बस सिस्टम की हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। ठीक है, और उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाना। अब सिंस हीट कैपेसिटी वेरीज विद टेम्परेचर, क्योंकि हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, इट्स ट्रू वैल्यू विल बी गिवन एज। तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, C इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। जहां पर डी क्यू क्या है, जब भी कभी किसी क्वांटिटी के आगे डी लगा होगा ना बेटा, तो उसका मतलब है कि वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो डी क्यू इज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और डी टी क्या है, प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल टेम्परेचर राइज डी टी, यानी कि उसने बहुत थोड़ी सी हीट को एब्जॉर्ब किया और उसके टेम्परेचर में बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक, तो इसलिए हम C इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी कर दे रहे हैं। ठीक, और ये लिखा हुआ है ना कि हीट कैपेसिटी वेरी विद द टेम्परेचर, इसका मतलब C
जो रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा C1/T, यानी टेम्परेचर में जितना राइज होगा उसकी मोलर जो भी हीट कैपेसिटी होगी वो उतनी कम होगी, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसकी हीट कैपेसिटी उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो thus the molar heat capacity may be defined as the ratio of the amount of heat absorbed to the rising temperature। तो molar heat capacity ये एक रेशो है dQ/dt वाला, ठीक है। ये रेशो क्या है, बस अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड टू द राइज इन टेम्परेचर, ठीक। तो ये अपने आप में एक रिलेशनशिप है जो आपको ध्यान रखना है बेटा, कुछ जो भी जितने भी इसमें फॉर्मूलाज आ रहे हैं ना बेटा वो याद रखिएगा। एक तो ये C=Q/T2 - T1 या Q/Δt ये वाला फॉर्मूला, और उसके बाद dQ/dt ये भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। तो यूनिट्स ऑफ हीट कैपेसिटी, अब हीट कैपेसिटी की यूनिट देखो, यूनिट कैसे निकल के आएगी। द यूजुअल यूनिट ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटी आर कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, ठीक है। देखो हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे थे, तो मोलर हीट कैपेसिटी में हमने जो ये फॉर्मूला लिखा था ना m, और इसको मैं डेल्टा टी लिख दे रही हूँ। तो हीट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैलोरीज, ठीक है। ये m क्या है, मास, जिसको हमने 1 मोल लिया हुआ है, तो मैं इसको मोल लिख देती हूँ, ठीक। टी किस में होगा, केल्विन में, टेम्परेचर जो है हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है, केल्विन में भी, तो पर हमें यहाँ पर केल्विन में लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इसकी यूनिट निकल के आ गई, इसी यूनिट को आप कैसे लिख सकते हैं, कैलोरीज, और ये केल्विन जब हम ऊपर लिखेंगे तो केल्विन -1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या होता है, इसको हम जब कुछ भी नहीं लिखा होता है इसका मतलब इसकी पावर में 1 है, ठीक है। और जब यही पावर ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगा, तो ऐसे ही मोल भी ऊपर जाएगा तो मोल भी -1, तो यहां से ये यूनिट निकल के आती है। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा एक बहुत अच्छी चीज है कि आप यूनिट जो है ना अपने आप से निकाल सकते हो। आपको क्वांटिटीज जो भी दे रखी है फॉर्मूला में उनका बस उनकी यूनिट पता होनी चाहिए, तभी आप टोटल निकाल सकते हो ओवरऑल, ठीक है। तो ये तो हो गई कैलोरीज, केल्विन -1 मोल -1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जूल्स पर केल्विन पर मोल। अगर क्वांटिटी ये जो क्यू है इसकी जो हीट मतलब हीट जो एब्जॉर्ब की है उसकी अगर यूनिट जूल में, और जूल वाली यूनिट होती है हमेशा एसआई यूनिट, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ये एसआई यूनिट होती है। तो एसआई यूनिट हमेशा जूल में होती है, तो जितनी भी जूल में आएंगी ना, अगर एनर्जी में भी कहीं आ रही है जूल, तो इसका मतलब वो एसआई यूनिट है। तो हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो एसआई यूनिट भी पूछ ले आपसे, तो तब हम इसको बस कैलोरीज की जगह जूल लिख देंगे, इसको बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक। और हीट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, ये मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में पहले वीडियो में बताया था कि हीट जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, वो स्टेट पर डिपेंड नहीं करेगी। इनिशियल और फाइनल स्टेट हमने बताया था ना, कि अगर सिस्टम किसी इनिशियल स्टेट 1 में है और वो किसी तरह से 2 में पहुंच जाए, तो ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हीट जो है वो इस पाथ पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करेगी, इसका मतलब वो एक पाथ फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन नहीं है। तो जब हीट ही स्टेट फंक्शन नहीं है तो इसलिए हीट कैपेसिटी भी जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं होगी। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू स्पेसिफाई द प्रोसेस बाय विच द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 1 डिग्री, इसीलिए यहाँ पर पाथ के बारे में बताना जरूरी है। जो भी चीज स्टेट फंक्शन होती है ना उसको पाथ से कोई मतलब नहीं होता, कैसे इंक्रीज हुआ टेम्परेचर वो उसको स्टेट फंक्शन को ना ये मतलब नहीं होगा, लेकिन पाथ फंक्शन को यहाँ पर, क्योंकि हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर ये बताना जरूरी होगा कि भाई टेम्परेचर जो है 1 डिग्री कैसे रेज हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ, ये मोलर हीट कैपेसिटी दो तरीके की होती है। एक तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरी होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था हमारा, वो था हमारा E इज इक्वल टू Q+W। ये तो बताया था ना हमने, यहाँ पर E इंटरनल एनर्जी थी, हीट एब्जॉर्ब थी Q, और ये वर्क डन था ऑन द सिस्टम, ठीक। और इसी को अगर हम ना थोड़ा सा चेंज करें, इंटरनल एनर्जी में थोड़ा सा चेंज अगर हमें दिखाना है, स्मॉल चेंज, तो हम इसको DE लिख सकते हैं, Q को हम DQ लिख सकते हैं, और W इज इक्वल टू, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, W इज इक्वल टू होता है -PdV। तो हम बस W की यहाँ वैल्यू लिख देंगे -PdV, ठीक। और यहां से अगर हमें DQ निकालना है तो DQ क्या हो जाएगा, ये -PdV, अगर मैं इज इक्वल टू से इधर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा DE प्लस PdV इज इक्वल टू DQ। तो ये हमारा DQ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो बस यही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है, DQ इज इक्वल टू DE प्लस PdV। अब इस इज इक्वल टू के दोनों साइड अगर हम dt से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dq अपॉन dt, और इधर हो जाएगा DE प्लस PdV अपॉन dt, ठीक।
अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर, क्योंकि हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम देख रहे हैं, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो पी डी डीवी का क्या मतलब हो गया, वॉल्यूम में स्मॉल चेंज। लेकिन वॉल्यूम में तो कोई स्मॉल चेंज हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है। तो इसका मतलब डीवी क्या हो जाएगा, जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो जो जब ये चीज जीरो हो गई, तो पी डीवी लिखा हुआ है, तो जब ये चीज जीरो हो जाएगी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी से, तो ये भी पूरा, तो पीडीवी जो है हमारा वो जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म जो है हमारी पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, और हमारी इक्वेशन रिड्यूस कर जाएगी कैसे, डीई अपॉन dt। तो और dq अपॉन dt हम क्या बता चुके हैं पहले ही, हम बता चुके हैं कि वो मोलर हीट कैपेसिटी, तो उसको हम c से डिनोट करते हैं। और सफिक्स में यहाँ v लिखा है, सफिक्स में v लिखने का मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम ये देख रहे हैं, तो हम इसको c ना लिख के अब cv लिखेंगे। और ऐसे ही हम डी अपॉन डी टी के सफिक्स में भी वी लिखेंगे। तो ये जो सफिक्स में वी लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब सफिक्स में अगर कोई भी यहाँ पर टर्म लिखी हुई है, कोई भी आपकी कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो सीवी हमारा में v कांस्टेंट हो गया, और cv का मतलब हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से हम डेफिनेशन इसकी बता सकते हैं, दस द हीट कैपेसिटी ऑफ एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंटरनल एनर्जी में चेंज का रेट और टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है, तो वो चीज क्या होती है, वो होती है हमारी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से उसकी डेफिनेशन निकल के आएगी। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सीवी इज इक्वल टू डीई अपॉन डी टी। ठीक है, और बी तो आपको ध्यान रहेगा ही। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी में चेंज का रेट, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक, अब हम देख लेते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पर अभी जो हमारी इक्वेशन 2 आई थी, देखिए इक्वेशन 2 क्या थी, ये वाली थी, ये थी ना, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डीई प्लस पीडीवी अपॉन dt। ठीक, इसी को मैं ऐसे और कैसे लिख सकते हैं, dt से आपको डिवाइड करना है इन दोनों टर्म्स को, तो हम क्या कर सकते हैं, डीई अपॉन dt प्लस पीडीवी अपॉन dt, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये dq अपॉन dt हमारा क्या है, वो तो हमारा c के बराबर है। ठीक, और तो वही हमने यहाँ करा है, C इज इक्वल टू डीई अपॉन डी टी प्लस पीटीवी अपॉन डी टी। ठीक, और अभी अभी लास्ट वीडियो में हमने एंथैल्पी के बारे में बात की थी, और एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। ठीक है, इसी H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट प्रेशर पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू T, यानी कि D अपॉन डी टी। ठीक है, तो हर इस फंक्शन से पहले हमें d अपॉन डी टी लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। तो h से पहले अगर हम d अपॉन डी टी लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी एच अपॉन डी टी, तो वही हमने यहाँ लिखा। और सफिक्स में चला गया p, क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं। फिर ऐसे ही d अपॉन डी टी हम e से पहले लिखेंगे, तो वो हमने लिख दिया, तो डीई अपॉन डी टी हो गया, फिर p आ गया बीच में। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट मतलब। फिर पीवी, अब पीवी में क्योंकि हम दो टर्म्स है हमारी, और एक हम उसमें से एक टर्म कांस्टेंट है, तो जो टर्म कांस्टेंट होती है उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो इसलिए हमने उसको पी को एज इट इज लिख दिया, और वी का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो डी अपॉन डी टी, और उसके आगे हम वी लिख देंगे, तो फिर डी वी अपॉन डी टी, और ये पी फिर से हमारा कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन 3, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें, तो देखो यहाँ पर डीई अपॉन dt था, तो यहाँ पर भी डीई अपॉन dt है। यहाँ पर पीडीवी अपॉन dt था, तो यहाँ पर भी पीडीवी अपॉन dt है। ठीक, और बस चेंज क्या है कि यहाँ पर 3 में कुछ ना कांस्टेंट नहीं दिखा रखा है हमने, लेकिन इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट है क्या, प्रेशर। तो इसका मतलब ये जो C हो जाएगी, ये एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगी, तो C के सफिक्स में हम P लिख सकते हैं, कि इससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये कांस्टेंट प्रेशर पर है। ठीक है, और इसको हम डी एच अपॉन डी टी ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी टर्म जो राइट हैंड साइड वाली टर्म, क्योंकि कितना घचर पचर कर दिया मैंने, पता नहीं, मुझे बहुत गंदी आदत है, मैं उसी में सब कुछ करती रहती हूँ। तो देखो ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है, ये इसके राइट हैंड साइड वाली टर्म के बराबर है। ठीक, तो इसीलिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है, वो इस लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म के इक्वल हो जाएगी। बस चेंज क्या क्या करना है हमें, बस यहाँ पर p लगा देना है, c, तो cp इज इक्वल टू हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी, कांस्टेंट प्रेशर। तो अब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
उसमें क्या होगा, इसमें होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ एंथैल्पी में चेंज का रेट वो होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा आपको यहाँ पर डी एच लिखना है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब आपको डीई लिखना है और यहाँ पर वी हो जाएगा, प्रेशर की जगह जहां जहां पी लिखा है वहां भी हो जाएगा। तो देखो दोनों जो फॉर्मूला है, एक तो ये लिखा ही हुआ है सीपी, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको यहाँ एंथैल्पी लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, डीटी तो दोनों में ही रहना है, ये हो गया ठीक। और सीवी क्या था, सीवी में कितना चेंज है, बस यहाँ पर डीई कर देना है, बाकी तो सब कुछ चेंज ही रहना है, और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट की जगह लिख देना। तो ये दोनों फॉर्मूला बेटा आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब आता है दोनों के बीच में रिलेशन, ये रिलेशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में जो रिलेशन निकल के आएगा वो भी हमें ध्यान रखना है। तो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, तो द टू हीट कैपेसिटीज आर नॉट इक्वल, ये दोनों हीट कैपेसिटी इक्वल नहीं होती है, ठीक है। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, सीपी जो है हमेशा सीवी से ज्यादा होती है बाय अ फैक्टर विच इज रिलेटेड टू द वर्क डन, वर्क डन के कंसर्न में ये हमेशा सीपी जो है ज्यादा होती है। कैसे देखो, एट अ कांस्टेंट प्रेशर part of heat absorbed by the system is used up in increasing the internal energy of the system and the other for doing work by the system। देखो अगर कोई काम, मतलब अगर कोई सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर है और वो कोई हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो जो उसने हीट सपोज एब्जॉर्ब की, तो ये जो हीट एब्जॉर्ब की इसने, इससे क्या होगा, दो काम होंगे इससे। एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, कुछ पार्ट इस हीट का, कुछ पार्ट तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, और इसी हीट का कुछ पार्ट वर्क डन में यूज होगा, जो वर्क सिस्टम करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर कोई सिस्टम जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो हीट जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है, कुछ पार्ट तो उसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है सिस्टम की, और कुछ पार्ट सिस्टम वर्क करने में यूज कर लेता है, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर कोई सिस्टम है और अगर वो कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो सारी की सारी हीट उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देती है, वहां पर कोई वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं होता है। इसीलिए तो ऊपर लिखा हुआ था कि सीपी और इज ग्रेटर देन सीवी बाय अ फैक्टर विच इज रिलेटेड टू द वर्क डन। वो यहाँ पर सीवी के मतलब वी वॉल्यूम, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो सिस्टम जो है कोई काम नहीं करता है वहां पर, ठीक है। वो तो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करेगा सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में यूज हो जाएगी। अब जब वो हीट इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी वगैरह अभी बताया था मैंने, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। आप खुद ही देखिए कि दोनों केसेस में जब सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर है या और सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम है, किस केस में टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करेगा, इस वाले केस में, यहाँ वाले केस में टेम्परेचर में ज्यादा इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी हीट जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में या उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लग गई है, ठीक है। जबकि यहाँ पर उस हीट, जो भी हीट उसने एब्जॉर्ब की थी, उसका सिर्फ कुछ पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लगा है। तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर जब सिस्टम है उस समय उसके टेम्परेचर में इंक्रीज तो होगी, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो सिस्टम है उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी। तो ये चीज इसमें आगे लिखी हुई भी है कि while at constant volume the whole of heat absorbed is utilized in increasing the temperature, सारी हीट जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में लग जाती है, as there is no work done by the system, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम कोई काम नहीं करता है। thus increase in temperature of the system would be lesser at constant pressure than at constant volume, इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम के टेम्परेचर में इंक्रीज थोड़ी सी कम होती है इन कंपैरिजन टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमने अभी अभी सी को दिखाया था डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, यानी कि सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। तो जब टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करेगा तो फिर ये जो सी की वैल्यू है ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो सी, क्योंकि वॉल्यूम के केस में टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज किया है तो इसलिए सीवी की वैल्यू जो है कम हो जाएगी और सीपी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो 10 सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ठीक। और इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। अभी अभी हमने दिखाया Cp इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी और Cv इज इक्वल टू डीई अपॉन डी टी, ठीक है। और बाय डेफिनेशन इंटरनल इंथैल्पी की जो हमारी डेफिनेशन थी H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अब क्योंकि हम आइडियल गैस ले रहे हैं
तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो हमने यहाँ पीवी की जगह अगर हम आर टी लिख दें तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा एच इज इक्वल टू ई प्लस आर टी। ठीक है, फिर इसी इक्वेशन को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या करेंगे, ये डी अपॉन डी टी हो जाएगा, तो डी एच अपॉन डी टी हो जाएगा, फिर डीई अपॉन डी टी होगा। अब बचा ये आर टी। अब देखो आर टी, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। अब आर तो क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, तो आर का तो कोई, क्योंकि गैस कांस्टेंट होता है आर, आर का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, खाली टी का होगा। तो टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो इसका आंसर तो वन ही आ जाएगा। और यहाँ पर आर ऑलरेडी है, तो आर को वन से हमें मल्टीप्लाई करना है, इसलिए आर बचा, तो यहाँ पर खाली आर बचेगा। ठीक है, अब डीएच अपॉन डी टी हमारी इक्वेशन नंबर वन से सीपी के बराबर है, तो हमने सीपी लिख दिया। और डीई अपॉन डी टी इक्वेशन नंबर टू के अकॉर्डिंग सीवी के बराबर है, तो हमने सीवी लिख दिया, और प्लस आर तो एज इट इज है ही। ठीक है, और हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, सीपी और सीवी को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखिएगा बेटा। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ठीक, तो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी बाय अ गैस कांस्टेंट। ठीक है, यहां से भी देख रहे हैं ना, मैथमेटिकली भी आप देख रहे हैं, सीपी इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं सीवी प्लस आर। सीपी जो है सीवी में हमें आर जोड़ना पड़ रहा है, तब वो सीपी के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब सीपी ज्यादा है सीवी से आर। ठीक है, तो बाय अ गैस कांस्टेंट वो सीपी जो है ज्यादा है सीवी से। और आर की वैल्यू क्या होती है, अगर कैलोरीज में बात करेंगे तो 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, या फिर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो हम ज्यादातर ना इसे जूल में ही यूज करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। ज्यादातर में वैसे तो आर गिवन होता है, जूल में इसकी वैल्यू ये होती है, तो वैसे तो दोनों वैल्यू याद रख सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कौन सी वैल्यू वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लें। ठीक, तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। अब हम इसी पर बेस्ड, हाँ पहले तो हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। हाँ, अगर मतलब न्यूमेरिकल करने को आता है तो डेल्टा ई और डेल्टा एच को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले बात कर लेंगे डेल्टा ई के बारे में। तो फॉर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अभी अभी हमने दिखाया सीवी इज इक्वल टू डीई अपॉन डी, या अगर हमें यहां से डीई को निकालना है तो डीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीवी मल्टीप्लाई बाय डी, लिख सकते हैं। और यहां पर तो हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने डी लगा रखा है, लेकिन अगर हम फाइनाइट चेंज की बात करेंगे तो हम फिर डेल्टा लगाएंगे इसमें। तो डीई की जगह हम डेल्टा ई, और डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा का मतलब मैंने आपको बताया ही था, ई हमारा इंटरनल एनर्जी जो है वो, क्योंकि स्टेट फंक्शन है तो वो स्टेट पर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। तो हम हमेशा डेल्टा ई को कैसे निकालेंगे, फाइनल स्टेट की एनर्जी में से माइनस करेंगे इनिशियल स्टेट की एनर्जी। तो डेल्टा ई को हम ई टू माइनस ई वन लिख सकते हैं, तो वो हमने लिखा। फिर इज इक्वल टू सीवी तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, और dt, अब टेम्परेचर भी हमारा स्टेट फंक्शन है, और उसको भी हम चेंज, अगर हम फाइनाइट चेंज दिखाएंगे तो dt की जगह हम डेल्टा टी ही लिखेंगे, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो ये हम पूरा फाइनाइट चेंज के लिए दिखा सकते हैं। ठीक, और ये तो हमने वन मोल की बात की थी, अगर हम एन मोल की बात करेंगे तो बस एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा एन मल्टीप्लाई बाय सी वी इंटू T2 माइनस T1। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब डेल्टा एच, डेल्टा एच हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा था, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। ठीक है, अब हम इसमें डेल्टा यूज कर लें कि चेंज के लिए देख रहे हैं, तो डेल्टा एच हो जाएगा, और इस पूरे के लिए चेंज हो जाएगा ई प्लस पीवी के लिए, तो वही हमने डेल्टा लगाया। फिर डेल्टा को हम अंदर ले गए, तो डेल्टा ई और डेल्टा पीवी, ठीक है, लिख दिया। पीवी इज इक्वल टू हम आर टी लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन है, तो पीवी इज इक्वल टू आर टी लिख दिया। फिर वही डेल्टा को फिर से हमने वही, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था ना बेटा, वैसे ही हमें यहाँ करना है कि एक बार हम क्या करेंगे, ये ऐसे है ना, तो एक बार तो हम क्या करते हैं, आर डेल्टा टी लिखते हैं प्लस, और एक बार टी डेल्टा आर लिखते हैं। पर डेल्टा आर तो कभी होता ही नहीं, आर तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो उसमें तो कभी चेंज होगा ही नहीं, तो आर में चेंज जीरो आएगा, तो ये वैल्यू तो हमारी पूरी जीरो हो जाती है, इसलिए यहाँ पर आर डेल्टा टी निकल के आता है, तो ये डेल्टा ई प्लस आर डेल्टा टी निकला। ठीक है, अब डेल्टा ई की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, सीवी T2 माइनस T1। ठीक है, मैं फिर से इसको इरेज कर देती हूँ। देखो, डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, सीवी T2 माइनस T1, ये हमने कहां से लिखा, ये हमने यहां से लिखा। ठीक, आर हमने एज इट इज लिख दिया।
फिर डेल्टा टी को हम और क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 लिख सकते हैं इसको। इस वाली इक्वेशन में से, पूरी इक्वेशन में से हमने T2 माइनस T1 दोनों में है, प्लस के इधर भी लिखा हुआ है, प्लस के उधर भी, तो T2 माइनस T1 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, CV प्लस R बचेगा, तो वो CV प्लस R हमने यहाँ लिख दिया। और अभी अभी हमने इक्वेशन देखी थी, CP इज इक्वल टू था CV प्लस R, CV प्लस R की जगह हम CP लिख सकते हैं, तो हमने CP लिखा और T2 माइनस T1 तो एज इट इज लिखा रह गया, ठीक। अब ये तो हमारा निकला डेल्टा H 1 मोल के लिए। अगर हमें N मोल के लिए निकालना है तो डेल्टा H इज इक्वल टू N CP इंटू T2 माइनस T1। तो ये दो फॉर्मूला है, आप ये एक तो डेल्टा E वाला और डेल्टा H वाला, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और इससे पहले भी जो मैंने आपको बताया CP माइनस CP इज इक्वल टू R, और C अगर Q अपॉन T वाला फॉर्मूला, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी पे बेस्ड हम एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे ये है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा ई एंड डेल्टा एच ऑन हीटिंग 64.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा सिस्टम है, तो हमने वो 64 ग्राम को हम उसको हीट कर रहे हैं, तो और हीट करने पर क्या हो रहा है कि जो उसका टेम्परेचर पहले 0 था, उससे अब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो जा रहा है जब वो हीट एब्जॉर्ब कर, भाई हीटिंग में हीट ही तो एब्जॉर्ब कर रही है, तो जब वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है ऑक्सीजन, तो उसका टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है। इसमें सीवी और सीपी ऑन एन एवरेज दे रखी है। सीवी की वैल्यू ये दे रखी है, ये है सीवी, और ये है हमारी सीपी, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसमें डेल्टा ई और डेल्टा एच, तो हमारे पास तो फॉर्मूला है, डेल्टा ई का ये लिखा हुआ है और डेल्टा एच का ये लिखा है। तो हमें सबसे पहले देखो, इसमें सीवी तो दे ही रखा है, टेम्परेचर भी दे रखे हैं, सिर्फ एन निकालना है आपको। तो एन के लिए, अब एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास मतलब जो ऑक्सीजन का यहाँ पे मास दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 64, ठीक है। और मोलर मास यानी 1 मोल ऑक्सीजन का कितना मास होता है, वो होता है 16, ठीक है। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वो हो जाएगा 4। तो ये हमने यहाँ 4 मोल्स यहाँ पर निकल के आया। अब 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 0 से 100 यानी इनिशियल टेम्परेचर कितना हो गया, ये तो हो गया T1 और ये हो गया T2, ठीक। और ये डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, हमें इसे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी सीपी और सीवी केल्विन में दी हुई है, इसलिए हमें इसे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। और जब भी हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हैं, तो हम हमेशा 273 को प्लस कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम 0 में 273 अगर प्लस कर देंगे तो 273 हो जाएगा, तो इसलिए T1 की वैल्यू हमारी 273 आई। ऐसे ही जब हम T2 में 273 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 373। तो T2 हमारा 373 केल्विन हो गया, ठीक। अब ये सारी वैल्यूज जो है हम अपने फॉर्मूला में रखेंगे। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एन था, तो एन की जगह हमने 4 रखा, और सीवी कितना दे रखा है, 5 दिया हुआ है, तो हमने 5 रख दिया, ठीक है। फिर T2 माइनस T1 करेंगे, तो T2 कितना है, 373, और T1 कितना है, 273। बस इसको हमने सॉल्व किया, आंसर हमारा कैलोरीज में आ गया। अब देखो आंसर कैलोरीज में कैसे आया, हमने क्या ले रखा था, ये 4 मोल्स थे जो शुरू में निकला, ये हो गया मोल्स, ठीक। मल्टीप्लाई कर रखा है 5 से, और 5 की क्या यूनिट क्या है, वो है कैलोरी, और पर मोल पर केल्विन है ये, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मोल और पर केल्विन, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर रखा है किससे, केल्विन से ही मल्टीप्लाई, ये भी केल्विन में है, ये भी केल्विन, केल्विन में से केल्विन माइनस करेंगे तो केल्विन ही आएगा, तो ये आ गया केल्विन। इस केल्विन से ये केल्विन कैंसिल हो गया, इस मोल से ये मोल कैंसिल, क्या चीज बची, कैलोरीज बची, तो इसलिए आंसर हमारा कैलोरीज में आया, ठीक है। ऐसे ही फिर हम डेल्टा एच के फॉर्मूला में लगाएंगे, डेल्टा एच में एन तो हमारा 4 ही रहेगा, और इसमें हमें सीपी लगानी है, तो सीपी हमारी 7 दे रखी है, और बस बाकी सब तो टेम्परेचर वही दे रखा है, तो ये 2800 कैलोरीज आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज कितने ग्राम ऑफ वाटर। अब की बार हमारा सिस्टम वाटर है, और टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, 25 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 से 100 हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा T1 है और ये हमारा T2 है। और मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी, देखो अब इसमें ना तो कहीं सीपी ना कहीं सीवी, कुछ कोई जिक्र नहीं है, तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इतनी दे रखी है, तो मोलर हीट, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला अब क्या चलेगा, हमारा फॉर्मूला चलेगा ये C इज इक्वल टू क्यू अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। या हमें Q निकालना है तो इज इक्वल टू C T2 माइनस T1, तो ये तो होगी 1 मोल के लिए। N मोल के लिए निकालना हो तो बस N से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। N अभी मैंने आपको बताया कैसे निकाल सकते हैं, N का फॉर्मूला होता है M अपॉन M, ये वाला स्मॉल m है, ये है कैपिटल M, तो स्मॉल m
मास वो हमारा कितना दे रखा है 213.5। मोलर मास, वाटर का मोलर मास कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, एक मोल का मास 1 होता है। तो अब क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो 1+1, और ऑक्सीजन का कितना था अभी हमने देखा था 16, तो कुल मिलाकर वाटर का होता है 18, ये तो याद ही रख लेना। तो ये एन निकल के आ जाएंगे यहाँ से, ये नंबर ऑफ मोल्स को जब आप सॉल्व करोगे तो ठीक। सी की वैल्यू दे रखी है हमारी 18 कैलोरी, मोल -1, के -1। टेम्परेचर T2 - T1 वही करा है, 25 था T1, इसमें हमें 273 ऐड करना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखना बेटा। डिग्री सेंटीग्रेड में है तो फिर हमें उसमें केल्विन में चेंज करना है, क्योंकि हमारी हीट कैपेसिटी में केल्विन यूज हो रखा है। अगर यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड यूज हुआ होता तो हम नहीं करते फिर ऐसा कुछ भी, ठीक है, तब हम एज इट इज रख देते। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ यूनिट पर जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो 25 में अगर हम 273 ऐड करेंगे तो 298 आ जाएगा, इसलिए हमारा T1 जो है वो 298 निकल के आया। और T2 100 है, 100 में 273 करेंगे तो 373, तो इसलिए हमारा T2, ये 298 हमारा T1 निकल के आया। मैं कहीं गलती से T2 तो नहीं बोल गई इसको पहले, तो मतलब आपको ध्यान, ये तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है ना, T1 और T2 बोलने में हो सकता है कई बार गलत हो जाए, मुझे ध्यान नहीं रहता ऐसे। बस इनिशियल जो था कितने से कितना बढ़ा, तो शुरू में कितना था वो T1 हो जाएगा, कितना हो गया वो T2 हो जाएगा बस। और 273 आपको ऐड करना है, तो T2 हमारा 373 हो जाएगा और T1 हमारा 298 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर तो सिंपल सा सॉल्व कर रखा है सामने। ये कैलोरीज में आंसर आया, आप इसको किलो कैलोरीज में चेंज करना चाहें तो इसको 10⁻³ से, किलो में कोई भी चीज चेंज करनी हो तो हमेशा, मतलब कैलोरीज है अगर वो चीज, मतलब कोई भी चीज जैसे जूल में है तो किलो जूल में चेंज करनी है, मीटर में है तो किलोमीटर में चेंज करनी है, तो हमेशा हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप चाहे इसको 16012, ये 16012 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं, या अगर 10⁻³ आपको हटाना है यहाँ से तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, ये ना लिख के यहाँ पर बस पॉइंट लगा दो, तो भी आपका किलो कैलोरीज माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बस मैंने न्यूमेरिकल्स बता दिया आपको, तो मेन फॉर्मूला ही याद रखना है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में कुछ और है ही नहीं, फॉर्मूला होंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे बस। तो ये थी हमारे पूरी हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।